अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल। नया दिन, नई शुरुआत, एक ऐसी शुरुआत जो हम सब चाहते हैं। यकीनन हमारे कई काम रुके हुए होते हैं या कभी कभार आप ऐसा फील करते हैं कि चीज़ें एक जगह स्टक हैं, लेकिन अगर आप दिन में इतनी खुशी के साथ उठें और उसकी शुरुआत करें कि आपको उम्मीद हो कि आज बड़ा ही कुछ ज़बरदस्त होने वाला है। कभी कभार ऐसी फीलिंग आती है ना कि फॉर नो रीज़न, फॉर नो अपेरेंट रीज़न आपको ऐसा लग रहा होता है कि आज कोई खुशखबरी मिलेगी, आज कुछ एक्साइटिंग होगा। अक्सर लोग ऐसा नहीं सोच पाते तो उनकी लाइफ में कुछ एक्साइटिंग होता भी नहीं है, लेकिन वो जो सरप्राइजेज होते हैं दैट एक्चुअली मेक लाइफ वर्थ लिविंग, यू हैव टू लुक फॉरवर्ड टू देम। आपकी ज़िंदगी और आपकी लाइफ और आपके इमोशंस बिल्कुल पानी की तरह हैं। अगर आप उसको एक जगह रोक देंगे तो वो स्टैगनेंट हो जाएगा, उसमें आपको स्मेल भी आने लगेगी, उसका रंग भी तब्दील हो जाएगा। ज़िंदगी को भी पानी की तरह रवा नवा रहना चाहिए, अपना ही रास्ता वो निकाले, आगे बढ़ता चला जाए और यकीनन जिस जिस जगह से आप जाएंगे उस जगह की खुशबू, उस जगह का एटमॉस्फेयर आप अपने अंदर एब्जॉर्ब करेंगे। वन हैज़ टू बी ओपन टू दैट। लेकिन कभी कभार लोग ये महसूस करते हैं कि जो डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, ये ज़िंदगी को बहुत बोझल बना देता है और उसमें कुछ नया सोचना, आगे बढ़ना मुमकिन नहीं होता। अभी हाल ही में हमने देखा कि बहुत सारे टेलीविज़न एक्टर्स, सेलिब्रिटीज़ जिनकी बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी है, फॉलोअर्स हैं, फैंस हैं, उन्होंने ओपनली आके ये एडमिट किया कि लाइफ हैज़ बिन एनीथिंग बट अ पीस ऑफ केक फॉर देम। यानी उनका जो डिप्रेशन था, उनका जो स्ट्रेस था, वो कभी कभार इतना बढ़ता था कि उनके लिए काम करना, फंक्शन करना मुमकिन नहीं होता था। दवाइयों का सहारा लिया, थेरेपी का सहारा लिया, कभी हमारी तरह उनके भी रोने धोने, उदास होने के एपिसोड्स हुए। इमेजिन कीजिए कितना मुश्किल है एक पब्लिक फिगर के लिए जिसके ऊपर हर वक्त लोगों की निगाहें होती हैं। उसका पर्सनल टाइम नहीं होता। कहीं पे जाए तो लोग इस बात के ख्वाहिशमंद होते हैं कि उसके पास आके उससे बात करें, उससे ऑटोग्राफ लें, उसकी ज़िंदगी के बारे में जानें। जो इमेज हम छोटी स्क्रीन पे या फिर सिल्वर स्क्रीन पे देखते हैं, वैसा ही हम उस एक्टर या उस सेलिब्रिटी को देखना चाहते हैं। बट डिप्रेशन इज़ वेरी मच अ रियलिटी ऑफ लाइफ। जब आपकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं तो आप नेगेटिव इमोशन से गुजरते हैं, स्ट्रेस से गुजरते हैं, उदासी से गुजरते हैं और उसी में से अपने आप को दोबारा निकाल कर आगे बढ़ना होता है। पर एट टाइम्स यू नीड हेल्प फॉर दैट। आपकी फैमिली, आपका सपोर्ट सिस्टम इसमें बहुत अहम होता है, आपके दोस्त इसमें बहुत अहम होते हैं और सबसे बढ़कर ये कि अपना दोस्त खुद बनना पड़ता है। एट टाइम्स आप जिस चीज़ के बारे में डिप्रेस्ड हैं वो आपके कंट्रोल में नहीं होती। यानी हो सकता है वो आपकी हेल्थ हो, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन हो, लाइफ की कोई भी सर्कमस्टांसेस हो जिसमें सोचा था क्या और क्या हो गया। ऐसी सिनेरियोज़ में अपने आप को दोबारा से इकट्ठा करना, बिखरे हुए होते हैं हम और इकट्ठा करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कई दफ़ा जब बात की जाती है या ऐसा कोई शख्स हमारा करीबी हो तो हम उसको ये दिलासा देते हैं कि नहीं भाई, मजबूत हो, तुम्हें तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। अगर हम थेरेपिस्ट और साइकोलॉजिस्ट की राय में इसको देखें तो ये कहना हमारा काफ़ी इनसेंसिटिव है, क्योंकि दूसरा बंदा किन इमोशन से गुजर रहा है हम उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और जब हम उसको मजबूत होने की और अपने आप को ताकतवर रखने की सलाह देते हैं तो एक्चुअली आप उसको एक बंद गली में छोड़ देते हैं, जहां वो इस बात से भी घबराता है कि अगर मैंने अपने ख्यालात का, अपनी फीलिंग्स का एक्सप्रेशन किया या उसको लोगों तक बताया तो क्या लोग मुझे जज करेंगे, क्या लोग मुझे नाशुक्रा समझेंगे, क्या लोग मुझे ये समझेंगे कि जी मैं इतना मजबूत नहीं हूँ। All these things play a havoc on you। तो आज हम ज़रा डिप्रेशन और स्ट्रेस के बारे में भी बात करना चाहेंगे। थोड़ी देर में हमारी एक मेहमान हमारे साथ होंगी। शी विल टॉक अबाउट द इमोशंस एंड हाउ दे कैन बी मास्टर्ड। ट्रू मास्टरी इज़ कि आप अपने जज्बात को, अपने इमोशंस को और जो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं हैं उनको ज़िंदगी में कैसे संभालते हैं। तो इसी के साथ आज के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। विल बी राइट बैक। कीप वॉचिंग आज पाकिस्तान।
वेलकम बैक। आज के प्रोग्राम की शुरुआत हमने की डिप्रेशन और स्ट्रेस के बारे में बात करते हुए। कभी कभार जब तक हमें किसी के बारे में ये पता चलता है कि वो शख्स बहुत डिप्रेस था, वो अपनी बहुत ज़्यादा बैटल्स को लड़ चुका होता है, कभी कभार बहुत सारी बैटल्स को हार भी चुका होता है और कोई इंतहाई कदम उठाता है, तब हमें ये एहसास होता है कि ये शख्स कितने ज़्यादा दबाव में था, कितना अकेला महसूस कर रहा था। तो आज हम जब डिप्रेशन की बात करेंगे, सबसे पहले वी वुड लाइक टू फोकस इन दिस सेगमेंट कि व्हाट आर द टेल टेल साइंस। आपको अपने बारे में भी कभी कभार अपने जज्बात की अवेयरनेस नहीं होती। जब हम गुस्से में होते हैं और गुस्से में चीख चिल्ला कर रहे होते हैं, कई दफ़ा अगर आप उसकी तह में जाएं तो आप असल में नाराज़ होते हैं, असल में आप दुखी होते हैं, किसी से आपकी कोई एक्सपेक्टेशन होती है जो पूरी नहीं होती। तो जब हम अपने ही इमोशंस को समझ नहीं पाते, किसी और को समझना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन फिर भी हमारे दरमियान हमारे एक्सपर्ट्स हैं जो हमें एटलीस्ट ये निशानदेही कर सकते हैं कि व्हाट आर सम ऑफ द टेल टेल साइंस, जो आप अपने रवैये में अगर तब्दीली महसूस करें, किसी और के रवैये में महसूस करें, तो आपको थोड़ा अलर्ट हो जाना चाहिए। आज हमारे साथ मौजूद हैं माहम बानो टू टॉक अबाउट दिस वेरी सब्जेक्ट। वीड लाइक टू वेलकम हर। अस्सलाम वालेकुम माहम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? We've been meaning to do this forever. Oh yes. A lot of people don't know, but Maham and I went to college together, so we go back पता नहीं donkey years, और बता देंगे तो पता चल जाएगा हम कितने बड़े हैं। बस छोड़ें उस बात को। क्या हाल चाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक, and thank you so much. As I said कि I have been waiting for this moment कि मैं finally सिद्रा के पास आऊँ। हाँ, मुझे बताओ कि डिप्रेशन एंड स्ट्रेस, a lot of people say कि ये बल्कि हमारी अम्मियों से अगर बात की जाए तो वो सिर्फ कहती हैं कि बड़ा फैशनेबल हो गया है, हम भी होते थे डिप्रेस बट वी वर एबल टू बाउंस बैक। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाई आर यंगस्टर्स टुडे स्टक इन दिस नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड एंड दे आर अनएबल टू गेट आउट ऑफ इट? इसके सिद्रा ऑफ कोर्स बहुत सारे रीजंस हैं। नंबर वन तो ये कि स्ट्रेस के हवाले से जो जनरली हमारी अवेयरनेस लेवल है वो बिल्कुल भी नहीं है। लॉट ऑफ पीपल जैसे जब हम उनसे मिलते हैं, बात करते हैं, तो उनका पहला जुमला ये होता है कि हम स्ट्रेस नहीं लेते। ठीक है, तो ये कहना कि हम स्ट्रेस नहीं लेते, इससे ये पता चलता है कि ऑफ कोर्स उस शख्स को नहीं पता, बिकॉज स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है जो कि आप लेना ना लेना आपके इख्तियार से बाहर है। बिल्कुल ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कपल्स होते हैं साथ, तो अगर उनके हस्बैंड कह रहे हैं कि मैं तो स्ट्रेस नहीं लेता, तो वो एकदम एक जुमला आता है, जी जी ये स्ट्रेस लेते नहीं, ये देते हैं। तो इस टेंशन लेने का नहीं, देने का वो वाला जो अमल होता है। एग्जैक्टली। तो हमारे लिए सबसे पहले तो ये डिफाइन करना इज इम्पोर्टेंट कि स्ट्रेस है क्या। ट्रू, मतलब किस कैफियत से मैं गुजर रहा हूँ, तो आई कैन इंडिकेट कि यस आई एम गोइंग थ्रू स्ट्रेस। आर देयर सम बॉडी चेंजेस जो हम नोटिस कर सकते हैं? यानी एक्सट्रीम केसेस में तो हम कहते हैं ना कि भाई पसीना आने लगेगा, दिल की धड़कन तेज हो जाएगी, लेकिन जो एवरीडे स्ट्रेस है, जो आहिस्ता आहिस्ता जैसे कहते हैं ना गाड़ी या पुर्जों का जो वेयर एंड टेयर हो रहा होता है, बिल्कुल, वो क्या साइंस है? एग्जैक्टली। देखो सिद्रा, कोई भी ऐसी चीज़ जो आउटर एनवायरनमेंट में आपके हिसाब से नहीं हो रही है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इट कुड बी ट्रैफिक, इट कुड बी अ डेडलाइन, इट कुड बी कोई फाइनेंशियल प्रेशर आपके ऊपर है, या इट कुड बी एज सिंपल एज के इस टेबल को ऐसे नहीं बल्कि एक सर्टेन दूसरी सेटिंग में होना चाहिए। ठीक है, तो एनीथिंग जो कि आउटर एनवायरनमेंट में आपके हिसाब से नहीं है, वो आपकी बॉडी के अंदर एक स्ट्रेस रिस्पॉन्स को ट्रिगर करता है। एज अ रिजल्ट आपका ब्रेन स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करेगा, कोर्टिसोल, जैसे पुराने वक्तों में हम इसको फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स भी कहते थे। तो ये बेसिकली जब आपके अंदर आता है और रिपीटेड ऑफ दिस साइकिल, यानी ओवरडोज ऑफ स्ट्रेस, फॉर एग्जांपल अगर हम अपने एक दिन को ही उठा के देख लें, तो सुबह ऑफिस टाइम पे पहुंचने के स्ट्रेस से लेके शाम तक कि कितनी देर तक ऑफिस में बैठना पड़ रहा है, कितनी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमारे हिसाब से अपेरेंटली नहीं हो रही। तो इस तरह तो देखा जाए जो हम अपने आप को भी टास्क देते हैं उसमें वी आर कॉजिंग स्ट्रेस। मिसाल के तौर पे अगर मैं अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, मेरा एक स्पा का अपॉइंटमेंट है, बट आई एम फ्रेटिंग ओवर कि मैं उस अपॉइंटमेंट पे टाइम पे पहुंचूंगी, तो इतना तो मैंने रिलैक्स नहीं किया जितना अपने आप को स्ट्रेस में डाल दिया। बिल्कुल, तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि स्ट्रेस इज़ इनएविटेबल, क्योंकि आउटर एनवायरनमेंट को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन उस पे किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है, दैट यू कैन मैनेज एंड कंट्रोल। जिस तरह हम बार बार कहते हैं कि बड़े बड़े चैंपियंस ने ये कहा है, द ट्रू मास्टरी इज मास्टरिंग योर ओन इमोशंस, और हमारा दीन भी हमें ये सिखाता है कि आपका अखलाक, यानी आप अगले बंदे की बदतमीजी या उसका तुर्शी नहीं कंट्रोल कर सकते, व्हाट यू कैन कंट्रोल इज योर ओन रिस्पॉन्स। एब्सोल्युटली। तो हम इसी चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हैं, सेल्फ मैनेजमेंट, कि अपनी ज़ात को, जो कि आपकी ज़िंदगी में मोस्ट इंपॉर्टेंट बेस है, फाउंडेशन है, उससे किस तरह से बेहतर तरीके से मैनेज करना है। अगर हम अपनी ज़िंदगी एक ऑटो पे गुजार रहे हैं,
तो फिर हमारे लिए ये सब चीज़ें मैनेज करना नहीं है, उसमें कसूर हमारा भी नहीं है, बिकॉज हमें कभी किसी ने सिखाया नहीं, हमें कभी किसी ने बताया नहीं कि अगर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है तो एग्जैक्टली उस वक्त मैं क्या करूं कि गुस्से को अपने मैनेज somebody has been stuck, जैसे हम साइकोलॉजिस्ट की बात करते हैं, वो कहते हैं कि जी हेल्प इज़ अवेलेबल व्हेन यू नोटिस सर्टन साइंस, और उन साइंस में लोग कहते हैं कि जी वज़न का तेज़ी से गिरना, वज़न का तेज़ी से बढ़ना, नींद ना आना या नींद बहुत ज़्यादा आना, ये सब इंडिकेटर्स है कि समथिंग इज रॉन्ग। बिल्कुल, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स। तो स्ट्रेस से रिलेटेड बहुत सारी, इवन हार्वर्ड मेडिकल स्कूल ने भी एक रिसर्च पब्लिश की थी जिसमें उन्होंने ये बताया कि कॉमन बीमारियाँ जो स्ट्रेस रिलेटेड हैं उसमें हार्ट डिजीज़ से लेके डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, इवन कैंसर है, आपकी मेमोरी और लर्निंग को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस अफेक्ट करता है। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स जैसे मैंने आपको बताया, ओबेसिटी इज़ वन ऑफ द इशू, अगर आपका वज़न तेज़ी के साथ बढ़ रहा है तो स्ट्रेस कुड बी वही ना कि भूख ज़्यादा लग रही है, कम है। लेकिन नाज़िया यहाँ पे जो सवाल पैदा होता है कि इफ़ समबडी, यानी एक, क्योंकि वक्त कम होगा हमारे पास, मुझे ये बताइएगा कि इफ़ समबडी इज़ स्टक इन अ नेगेटिव जोन, जब ज़िंदगी में कोई अच्छाई, कोई बेहतरी, कोई होप नज़र ना आ रही हो, तो उस वक्त अपने जहन को दोबारा पॉजिटिविटी की तरफ कैसे लाएं? अच्छा, उसका करने का तरीका इज़ वेरी सिंपल सिद्रा। एज आई सेड कि अनट्रेंड शख्स नहीं कर सकता। साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, इस चीज़ के ऊपर इतना काम हुआ है कि देयर आर सर्टन टेक्निक्स एंड टेक्नोलॉजीज़ दैट हैव बीन डिज़ाइन नाउ कि जिसके ज़रिए आप स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। वन ऑफ देम इज़, अगर मैं बहुत क्विकली शेयर करना चाहूँ, हार्ट कोहेरेंस की फॉर एग्जांपल एक टेक्नोलॉजी है जिसमें आप अपने हार्ट की हीलिंग पावर को यूज़ करते हुए अपनी बॉडी के अंदर एक सर्टन काम स्टेट को अचीव कर सकते हैं। तो हमें बेसिकली ये सीखना इंपॉर्टेंट है कि हमारे अपने सिस्टम के अंदर, आपके अपने हार्ट के अंदर, ब्रेन के अंदर, बॉडी के अंदर नेचुरल हील करने की एबिलिटी मौजूद है। आज के दिन हमें ये नहीं पता हाउ टू यूज़ इट। तो थ्रू प्रॉपर ट्रेनिंग, आज के दिन स्ट्रेस मैनेजमेंट का पूरा टेक्नोलॉजीज, ट्रेनिंग्स मौजूद हैं। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ सिद्रा के बीमार जब हम होते हैं तब हम जाके पैसे भी खर्च करेंगे, टाइम भी लगाएंगे, और आप डैमेज से भी अपनी बॉडी को गुजार चुके हैं। तो ज़्यादा बेहतर है कि बीमार होने से पहले हम वो तरीक़ाकार सीखें कि किस तरह से हमें स्ट्रेस को ऑन अ डेली बेसिस। अच्छा, इसको इस तरह भी कहना बहुत ज़रूरी है माहम कि आप देखें आजकल आपको जितनी लर्निंग्स एंड इन्फॉर्मेशन मिलती है, पहले ज़माने में कहा जाता था कि स्कूल जाओ, कॉलेज जाओ, इट्स गोइंग टू सर्व यू फॉर लाइफ। सीखने का अमल नंबर 1 पूरी ज़िंदगी रहता है। नंबर 2, कई दफ़ा जो आप चीज़ें सीख रहे हैं, यू विल ग्रेजुएट इन अ ईयर और हो सकता है रियलिटी बिल्कुल बदल जाए और जो कुछ आपने सीखा उसको रद्द करके कोई नई थ्योरी आ जाए। सो व्हाट इज़ इट दैट यू कैन रियली इन्वेस्ट इन? What you can invest in is knowing about yourself. कि मेरा अपना जहन, मेरे अपने इमोशंस, मैं अपने आप को कैसे लेके चलूँगा, बिकॉज अगले 20-30 बल्कि जितनी भी आपकी ज़िंदगी है आपने अपने साथ गुजारनी है। बिल्कुल, बिल्कुल। और इस बॉडी, इस व्हीकल के कोई स्पेयर पार्ट्स भी नहीं मिलते। एग्जैक्टली। और हमें कभी ये सिखाया नहीं जाता सिद्रा, हम अपनी ज़िंदगी का कितना हिस्सा पढ़ने में, सीखने में, कोई डिग्री लेने में गुजारते हैं, लेकिन ऑल दिस टाइम हम ये नहीं सीखते कि अपने आप को कैसे मैनेज करना है, अपने इमोशंस को कैसे मैनेज करना है और ज़िंदगी को गुजारना कैसे है। सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग व्हेन यू से द हार्ट हैज़ द एबिलिटी टू हील द बॉडी। इसके बारे में थोड़ा बताइएगा कि हाउ डज़ वन गेट ट्रेन्ड इन इट? इसके लिए कोई सिंपल एक्सरसाइज जो मेरे व्यूअर्स घर पे कर सकें? बिल्कुल कर सकते हैं। हार्ट के बारे में जो कॉमनली हमें पता है कि दिल धड़कता है हमें ज़िंदा रखने के लिए, ब्लड पंप कर रहा है, सप्लाई कर रहा है टू ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। बहुत से लोग जो नहीं जानते वो ये नहीं जानते कि आपका जो हार्ट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एक पूरी फील्ड रेडिएट कर रहा होता है जो कि मेजरेबल है। एक अनट्रेंड शख्स की ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो है वो अप टू मिनिमम 8 फीट मेजर की जा सकती है। और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बेसिकली, अगर आसान अल्फाज में मैं बताऊं तो आपके दिल के अंदर से मुस्तकिल सिग्नल्स एमिट हो रहे हैं, एनर्जी सिग्नल्स, जिसके अंदर इंफॉर्मेशन मौजूद है। जिसको शायर ने क्या खूब कहा है कि दिल से दिल को राह होती है। ठीक है। तो इसमें जो इन्फॉर्मेशन जो मेरा हार्ट एमिट कर रहा है वो डिपेंड करती है मेरी इमोशनल स्टेट पे, उस वक्त मेरी जज्बाती कैफियत कैसी है। इमोशंस को हम हमेशा हार्ट से एसोसिएट करते हैं। हम उदास हैं, हम खुश हैं, मोहब्बत की कैफियत है, शुक्रगुजारी की है या मायूसी की है। तो जब हम इन दो डिफरेंट इमोशंस में होते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कोहेरेंट इमोशन, कोहेरेंट टर्म इस्तेमाल की जाती है जहाँ पे आपका हार्ट, ब्रेन और बॉडी आर इन परफेक्ट अलाइनमेंट, ठीक है, आपस में हार्मनी में है। और इनकोहेरेंट है जहाँ पे डिस्टर्बेंस है।
तो ये जो आपके दिल के अंदर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी कॉन्स्टेंटली एमिट हो रही है, ये ना सिर्फ आपके एक एक सेल को ये इन्फॉर्मेशन मुस्तकिल दे रही है, बल्कि आपके जिस्म से बाहर उस स्पेस में भी ये इन्फॉर्मेशन दे रही है। जिस तरह तभी कहते हैं ना कि अच्छा बोलो, अच्छा सोचो। मुझे बताएं कि अगर ये मिसअलाइंड हो, योर हार्ट, योर माइंड, योर बॉडी इज़ नॉट इन अलाइनमेंट, तो उसको अलाइनमेंट में लाने के लिए क्या किया जाए? उसको अलाइनमेंट में लाने के लिए हार्ट कोहेरेंस की, जैसे मैंने बताया कि एक सिंपल टेक्निक है, 3 सिंपल स्टेप्स में व्यूअर्स जो हमें देख रहे हैं वो भी इसको फॉलो करके डेली बेसिस पे अगर वो सिर्फ 5 से 10 मिनट इसे प्रैक्टिस करें तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रिड्यूस करने में हेल्प करेगा और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। सो 3 सिंपल स्टेप्स आर सिद्रा, फोकस ऑन योर हार्ट, ठीक है, अपनी पूरी तवज्जो अपने दिल की धड़कन के ऊपर लेके जाएं। अगर मैं इसको वेरी ब्रीफली क्विकली बता भी दूं, आपका जो एक्सरसाइज शुरू करने से पहले बॉडी की पोजीशन होगी वो आपके टांगे और आपके हाथ अनक्रॉस पोजीशन में होंगे, ठीक है। देन फर्स्ट स्टेप इज फोकस ऑन योर हार्ट, यानी आप अपना कोई भी हाथ अपने सीने के सेंटर पे रखिए और अपने दिल की धड़कन को फॉर फ्यू सेकेंड्स महसूस करें, ठीक है। सेकेंड स्टेप इज हार्ट फोकस्ड ब्रीदिंग, यानी आप ये महसूस करें कि जो इस वक्त आप सांस ले रहे हैं, इनहेल और एक्सहेल कर रहे हैं, वो अपने दिल के थ्रू कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज अ हार्ट फोकस ब्रीदिंग, और ये ब्रीदिंग आपकी नॉर्मल ब्रीदिंग से थोड़ी सी ज़्यादा डीप होगी। इसकी एक रिदम आप फॉलो कर सकते हैं, लेट्स से रिदम ऑफ 10 सेकेंड्स, जिसमें आप 5 सेकेंड सांस अंदर लेंगे, इनहेल करेंगे और 5 सेकेंड एक्सहेल करेंगे, ताकि आपका जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड और स्मूथ हो जाए। नाउ थर्ड स्टेप इज़ एडिंग फीलिंग टू इट, ठीक है। फीलिंग में हमें क्या फीलिंग लेकर आनी है? कोई भी अच्छी फीलिंग, पॉजिटिव इमोशन, ठीक है, मोहब्बत की। इट कुड बी अ पर्सन, इट कुड बी एनी सिचुएशन जिसके बारे में सोच के आपके अंदर की कैफियत जो है वो एक बहुत लविंग स्टेट में शिफ्ट होती हो। तो ये 3 सिंपल चीज़ें अगर आप एक साथ करेंगे, अपनी तवज्जो दिल के ऊपर, हार्ट फोकस ब्रीदिंग और एक रिदम में, एंड फीलिंग जो कि कोई पॉजिटिव फीलिंग आपको लेकर आनी है, इन चीज़ों को करते ही सिद्रा आपकी इमीडिएट जो है कैफियत, इमोशनल स्टेट वो शिफ्ट होती है। और जो अगर आप डिस्टर्बेंस में हैं जिसकी वजह से एज आई सेड के स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल रिलीज हो रहा है, तो जब आपका हार्ट आपके ब्रेन को सिग्नल भेजेगा कि एवरीथिंग इज़ ओके, सब ठीक है, ठीक है, तो ब्रेन दोबारा, क्योंकि कांस्टेंट कम्युनिकेशन आपके हार्ट और आपके ब्रेन के दरमियान हो रही है। और जिस तरह कहते हैं, आई वाज जस्ट वाचिंग टोनी रॉबिन्स यस्टरडे, और उसने भी यही कहा, बिकॉज ही ट्रेन्स विद द वर्ल्ड्स टॉप लीडर्स, तमाम जो टॉप सीईओज हैं उनकी परफॉर्मेंस को और बेहतर बनाने के लिए। तो जहाँ कहा जाता है ना कि जी ये सिर्फ माइंडसेट का गेम है कि आपका जहन कितना स्ट्रांग है, ही इज़ द वन हु टॉक्स अबाउट द हार्ट सेट एज वेल। ओह यस, जब आपके साथ अगर कोई फेलियर होता है, कोई आपका प्लान काम नहीं करता, तो ना सिर्फ ये कि आपके जहन को एक झटका लगता है, आपके दिल को भी एक झटका लगता है, एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली यू स्टार्ट बिकमिंग नम। सो अ क्वालिटी ऑफ अ ट्रू लीडर इज, या जो लोग आगे कुछ आके अचीव करते हैं, कि वो अपने दिलों को कितना ओपन रख सकते हैं। आपके दिल तंग नहीं होने चाहिए। बट माहम, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। वी हैड अ शॉर्ट एंड स्वीट सेगमेंट, लेकिन व्हाट अ ग्रेट एडवाइस। यानी अगर आप कुछ नहीं भी कर सकते, इमेजिन कीजिए, थोड़ी देर आंखें बंद करके डीप ब्रीदिंग इस तरह कीजिए कि जैसे आप अपने लंग से नहीं, अपने दिल से सांस ले रहे हैं, और उसको जिंदा कर लीजिए। दिल जिंदा हो तो हर चीज़ आसान हो जाती है। इसी के साथ बढ़ते एक छोटे से ब्रेक की तरफ। विल बी राइट बैक, कीप वॉचिंग आज पाकिस्तान। वेलकम बैक। आई होप कि आपने ये एक्सरसाइज ज़रूर ट्राई की होगी, क्योंकि दिल मजबूत होना चाहिए, और ख़ास तौर पे जो आपका हार्ट सेट है, यानी माइंड सेट की हम अक्सर बात करते रहते हैं कि किस तरह वो चीज़ों को बेहतर बनाती है, लेकिन दिल का काम वाकई सिर्फ और सिर्फ ब्लड को पंप करना नहीं है, इट मीन्स सो मच मोर। तभी हम किसी चीज़ के बारे में जब कहते हैं कि भाई व्हाट इज़ द फोकल पॉइंट ऑफ इट, तो उसको हम अक्सर दिल से उसकी एनालॉजी देते हैं। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। अब वक्त हुआ है मिलो पाकिस्तान से, जिसमें हम देखते हैं कि वाकई दिल वाले लोग जो होते हैं, जो हमारे माशरे में मुख्तलिफ चैलेंजेस या प्रॉब्लम्स को देख रहे होते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ उसके बारे में मलाल नहीं करते, बल्कि उसके लिए कुछ प्रैक्टिकली करना चाहते हैं। आज हम आपकी मुलाकात कराते हैं मज़हर हानी साहब से, जो कि अब्दुल सत्तार ईदी से काफ़ी अर्सा, तकरीबन 20 साल मुंसलिक रहे, उनके साथ काम किया, और अब उनका एक अपना इनिशिएटिव, एक ऐसा बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी का स्कूल, जहाँ पे हम देख सकते हैं कि उस सोसाइटी, उस सेगमेंट को केटर किया जाता है जिसके बारे में शायद हम सोचते नहीं हैं और उनको देखकर भी अनदेखा करते हैं। आइए सबसे पहले उनके बारे में आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं।
यह है कराची का पसमानदा इलाका रेडी कोट, जहाँ कई अरसे पहले तक बच्चों में मुनशियात का इस्तेमाल हो रहा था, लेकिन अब यहाँ इल्म के चिराग रोशन हो चुके हैं। और ये सब कुछ किया है कराची से ताल्लुक रखने वाले समाजी कारकुन मजहर हानी ने, जिनकी खिदमत काबिल सताइश है। उन्होंने एक निहायत पसमानदा इलाके में इल्म की शमें रोशन की हैं और यहाँ चिराग से चिराग जलाने का सिलसिला जारी है। रेडी गोट में कायम मजहर हानी के इस स्कूल में तकरीबन अब 1000 के करीब बच्चे ज़िले तालीम हैं। मजहर हानी ने तकरीबन 20 साल तक मरहूम अब्दुल सत्तार ईदी साहब के साथ भी काम किया है। जी, अब आपकी मुलाकात कराते हैं मजहर हानी से। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। सबसे पहले आपसे ये सवाल करना चाहूँगी मजहर साहब, किसी भी शख्स के साथ अगर आप एक लंबा अरसा गुजारते हैं, वो आपके उस्ताद की हैसियत अगर रखते हैं, तो ज़िंदगी पे उनका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है। अभी हाल ही में हमने अब्दुल सत्तार ईदी साहब की 3री बरसी को सेलिब्रेट किया था, उनको याद किया था, तो यकीनन आपसे भी जानना चाहेंगे कि आप उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को। एक लंबा साथ 20 साल का साथ आपका उनके साथ रहा, क्या कुछ सीखा अब्दुल सत्तार ईदी साहब से? अब्दुल सत्तार ईदी साहब जैसी शख्सियात जो हैं हमें तारीख़ में नज़र नहीं आती। हमने जो कुछ सीखा उनसे सच्चाई सीखी, सादगी सीखी, खिदमत इंसानियत सीखी कि लोगों के साथ कैसे हमें ज़िंदगी गुजारनी है, इंसानियत क्या है, लोगों के मसाइल क्या हैं। ईदी साहब का जो ज़ाहिर था वही बातिन था, उनमें रियाकारी कहीं भी हमें नज़र नहीं आई, और बल्कि अक्सर वो ये दुआ करते कि अल्लाह ताला मुझे रियाकारी से बचा। तो आज अगर हम कुछ काम कर रहे हैं तो हमने उन्हीं से सीखा ये तमाम, अब्दुल सत्तार ईदी साहब से। वो कहते हैं ना, द मार्क ऑफ अ ट्रू लीडर इज़ नॉट हाउ मेनी फॉलोअर्स दे क्रिएट बट हाउ मेनी लीडर्स बिकम लीडर्स बिकॉज ऑफ हिम। तो अब्दुल सत्तार ईदी साहब से यकीनन आप इंस्पायर्ड हैं, और ये जो आपकी अपनी काविश है, ये जो आपका अपना स्कूल है, इसके बारे में मजहर साहब हमें कुछ बताइएगा। ख़ास तौर पर इसलिए भी क्योंकि एक ऐसा इलाका है जो काफ़ी बदनाम है मनशियात के हवाले से, और यकीनन जो बच्चे वहाँ पर आ रहे हैं, आपका स्कूल एक बड़ा कलीदी किरदार अदा करता है उनकी ज़िंदगियों को मुकम्मल तौर पे तब्दील करने के लिए, वहाँ पे एक पॉजिटिव चेंज लाने के लिए। तो ये आइडिया आपको कैसे आया? मैं असल में यहाँ पर थोड़े से समाजी काम करने आता था। ये ईद पर गरीबों को जोड़ो दे दिए, ये सब कर दिया। मैं जिस ज़माने में पार्कलैंड में वेलफेयर मैनेजर हुआ करता था तो यहाँ अक्सर आता था। तो यहाँ हमें थोड़ा सा मुझे मछली का शिकार का भी शौक़ था। तो एक बच्चे को मैंने देखा था जो अक्सर मेरे साथ जाता था। हर जुमे को हम लोग यहाँ जाते थे। एक जुमे को वो बच्चा नहीं था, पता किया उसके बाप से तो पता चला कि वो बच्चा मर गया। क्यों मर गया जी? बुखार आया मर गया। तो पता चला इस 80,000 की आबादी में कोई डॉक्टर नहीं है, कोई इस तालीम का कोई नहीं है। तो पहले सबसे पहले मैंने 2005 में एक डिस्पेंसरी खोली जिसमें 10 रुपये में हमने ट्रीटमेंट किया। लेकिन 1 साल बाद मुझे एहसास हुआ, 2007 में बल्कि एहसास हुआ कि डिस्पेंसरी के साथ यहाँ एजुकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तालीम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हमने 2007 में फिर यहाँ पे स्कूल खोला। जब हमने स्कूल खोला तो कोई तो पढ़ाने के लिए तैयार नहीं था। घरों से हम बच्चों को लेकर आए, लेकिन अल्लाह का एहसान अज़ीम है, आज आप हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 500 बच्चे स्कूल में ज़ेर तालीम हैं। देखिए स्कूल तो बहुत अच्छे हैं, हमसे भी अच्छा पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम जिस अंदाज से अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों की तरबियत कर रहे हैं वो मैं नहीं समझता कि माशरे में चंद ही स्कूल होंगे जो बच्चों की बाकायदा तरबियत कर रहे होंगे। आज आप हमारे बच्चों को हर लिहाज से देखें, तालीम के लिहाज से देखें, उनकी राइटिंग के हवाले से देखें, उनकी तमीज़ के हवाले से देखें। असल में हमारे माशरे में तो एजुकेशन एक इंडस्ट्री की सूरत इख्तियार कर गई है। उन्हें तो बड़ी माजत के साथ स्कूल वालों को इस बात की परवाह नहीं है कि बच्चा किस किस्म का इंसान निकलेगा, किस किस्म का नहीं। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बड़ा एहसान अज़ीम है कि उन बच्चों को तालीम के साथ उनकी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत से हम उनकी तरबियत भी कर रहे हैं। ये स्कूल माशाल्लाह हम देख रहे थे कि बहुत अच्छी इसकी बिल्डिंग है, इसमें तमाम चीज़ें बहुत सलीके से हो रही हैं, इसका एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है। मुझे ये बताइएगा कि इसकी जर्नी कैसे रही, इसके फ़ंड्स कैसे इकट्ठे किए गए, इसको बनाना मुश्किल या आसान था या नहीं? देखिए अब्दुल सत्तार ईदी से एक और चीज़ सीखी है, वो है तवक्कल तो अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हानी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से कोई शख्स
पाकिस्तान का ये कह नहीं सकता कि हम चंदा लेने के लिए उसके दरवाजे पर गए। 3-4 अल्हम्दुलिल्लाह दोस्त हैं, हम सब कारोबारी हैं, अल्लाह का एहसान है, हम आपस में करते हैं। हाँ, कोई हमें बुलाता है कि ये हमने आपके लिए थोड़ी सी रकम रखी है तो हम ज़रूर जाते हैं उनके पास, लेकिन हम ये दरवाजे पे इस अंदाज में चंदे के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह दस्तक नहीं देते। और अल्लाह की बड़ी रहमत है कि अल्लाह ने कभी हमें किसी भी काम से हमें मायूस नहीं किया। अल्लाह की इतनी बड़ी रहमत है, 2 बिल्डिंगें हमने बनाई हैं। कोई आप हमारी हानि वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की कोई चंदे की अपील कभी आपने नहीं पढ़ी होगी, ना सुनी होगी अल्लाह की रहमत से। तो ये बस अल्लाह तवक्कल है। लोग मुझसे पूछते हैं कि ये मतलब पैसे कैसे इकट्ठे होते हैं, नहीं होते तो क्या करते हैं। मैं कहता हूँ, सीधा सा कहता हूँ, भाई मैं नमाज जब पढ़ता हूँ तो रोता हूँ आंसुओं से कि अल्लाह ताला मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं किसी के दरवाजे पे नहीं जाऊँगा, मेरा मसला आपको हल करना है। और अल्हम्दुलिल्लाह वो मसला मेरा रब बड़े आसान तरीके, सिर्फ ये स्कूल ही नहीं, माशाल्लाह मेडिकल सेंटर चल रहा है जिसमें 30 रुपये में इलाज है। इस 80,000 की आबादी में कोई ऐसा MBBS डॉक्टर नहीं है सिवाय हमारे हॉस्पिटल के। फिर अल्लाह की रहमत से 2 बजे से 5 बजे तक मदरसा भी चल रहा है। जी मज़ीद साहब, आखिर में मुझे ये भी बताइएगा कि अब एक्सपेंशन प्लान्स क्या हैं? इस वक्त आपके पास असातिज़ा, एडमिनिस्ट्रेशन और स्टूडेंट्स मौजूद हैं, लेकिन कराची में, पाकिस्तान में कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे इस तरह के इनिशिएटिव्स की ज़रूरत है। तो क्या आप मज़ीद इसी स्कूल को एक्सपैंड करने के बारे में सोच रहे हैं या इसकी और ब्रांचेस खोलेंगे? हमारे व्यूअर्स को कुछ बताइए। जी, मेरी बड़ी ख्वाहिश है, मेरी बड़ी तमन्ना है। असल में मैं अल्लाह ताला की रहमत से मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं एक नस्ल तैयार करूँ। वो नस्ल सिर्फ मोहब्बत हो, वो नस्ल सिर्फ प्यार हो, वो नस्ल जो है सिर्फ प्यार करना जानती हो, मोहब्बत करना जानती हो, इंसानियत की उसके अंदर तालीम हो। जैसे आप कभी मेरे स्कूल में आए, आप मेरे बच्चों से मिले, तो अल्लाह ताला की रहमत से आपको मिलकर खुशी होगी। आप ये नहीं कह सकते कि ये रेडी के बच्चे हैं। वो रेडी गोट जिसमें माँ बेटे को इंजन भर के देती है, नशा कराती है, बीवी शौहर को नशा करा रहा होता है, जहाँ पे 95% गुटखा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप हमारे बच्चों से मिलेंगे तो आप उनको बिल्कुल मुख्तलिफ, बल्कि मैं इतनी बड़ी बात अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे कहता हूँ कि कराची के बहुत सारे स्कूल होंगे जिनकी हज़ारों की तादाद में फ़ीस होगी, जिनकी 10-10 हज़ार फ़ीस है। उनका भी अगर आप चाहें तमीज़ के हवाले से, तालीम के हवाले से, अल्हम्दुलिल्लाह तो इन बच्चों का मुकाबला होगा। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि इसकी और भी ब्रांचें हों, लेकिन मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि मैं हाथ फैलाना नहीं जानता। इस वजह से मैं चाहता तो हूँ कि अल्लाह करे, मैं कोशिशों में लगा हुआ भी हूँ कि मैं और भी इलाक़ों में 1-2 इसकी ब्रांचें खोलूँ और इस मिशन को मैं आगे बढ़ाऊँ। और लेकिन अल्लाह ताला होगा वही जो अल्लाह ताला चाहेगा। कोशिश कर रहा हूँ मैं। आपकी ये कोशिश, आपका ये स्कूल वहाँ पे तब्दीली लेके आ रहा है जहाँ पे शायद ये लोग इस तब्दीली के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने का। अब एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन ये जो इनिशिएटिव है इसको मैं देख के समझती हूँ कि ये ज़िम्मेदारी लेने वाली बात है अपने माशरे की तरफ, और यही एहसास ज़िम्मेदारी इंसान को मोतबर बनाता है। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो इसी हवाले से होगा। ब्रेक के बाद बात करेंगे एहसास ज़िम्मेदारी क्या तालीम से, तरबियत से, एक्सपोजर से, या सिर्फ एज बड़े हो जाने से, बड़े होने के बाद ये आ जाता है, या इस पे मेहनत भी करनी पड़ती है। फॉर दैट लेट्स टेक अ क्विक ब्रेक एंड वील बी राइट बैक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। बचपन में जब भी हमें डांट पड़ती थी, अम्मी कहती थी कि साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, लेकिन काश कोई ऐसी मेडिसिन, कोई ऐसा सप्लीमेंट या कैप्सूल बन जाए जिसकी वजह से तुम लोगों में जिम्मेदारी का एहसास पैदा हो, तुम लोगों को पता हो कि वालिदैन कितनी मेहनत करते हैं, घर को साफ रखो, यानी हर वो चीज़ जहाँ पे सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती थी। आज भी ऐसा लगता है कि हम कहीं ना कहीं दूसरों को ये दर्स ही दे रहे होते हैं। ऑन दी अदर हैंड, जिनको तहजीब याफ्ता माशरे समझा जाता है, वहाँ लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं टूवर्ड्स द पीपल दैट दे लव, टूवर्ड्स देयर फैमिलीज, कम्युनिटीज़, इवन शहर और मुल्क की तरफ अपनी एहसास जिम्मेदारी होती है। पाकिस्तान में इस चीज़ का फुकदान क्यों है? हमारे पेरेंट्स से बात की जाए
अपने लिए कर रहा हूँ या दूसरों के लिए काम कर रहे हैं। तो यही हमारा आज का मौजू है। इसमें आप भी ज़रा हमें कॉल करके बताइए कि आपके इर्द गिर्द कौन से गैर जिम्मेदार लोग हैं जो अपना काम नहीं करते, आप पे डाल देते हैं, जिनकी वजह से आप तकलीफ में मुब्तला हैं। और आज जो हमारा पैनल है इनसे भी यही जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वजाहत, मिसेस खान एंड ऑफ कोर्स वी आल्सो हैव विद अस ज़हरा रज़ा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के यहाँ मौजूद होने का। एहसास जिम्मेदारी बड़ा वसी सब्जेक्ट है। डॉक्टर वजाहत, आपके पास भी आते होंगे और जब स्पेशली कपल्स थेरेपी के लिए आते हैं या लोग इवन जो आपके पेशेंट्स होते होंगे, आप उनको सलाह दे सकते हैं और उनके साथ का अटेंडेंट हमेशा कहता है जी हम तो सिर्फ कह ही सकते हैं, आपने कहा है तेल वाली चीज़ें मत खाएं, मीठा कम खाएं, स्मोकिंग छोड़ दें, लेकिन इनको एहसास ही नहीं है अपनी जिम्मेदारी का। बिल्कुल, एहसास से जिम्मेदारी से पहले एक और चीज़ होती है हमारी साइकोलॉजी में जिसको कहते हैं डिनाइल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसमें यह होता है कि जब हम एहसास जिम्मेदारी की बात करते हैं ना, तो पता ही चलता है कि इनको उस जिम्मेदारी का एहसास तो दूर की बात है कि वो एक ऐसे खुद फरेबी में है, जो मैं कर रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक है और वो उससे आगे निकलना चाहते भी नहीं है। डिनाइल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये होता है जैसे कि आपको किसी चीज़ को मना करते हैं, भले मना नहीं, ये बोले किसी को किसी से कहते हैं ये काम करें, या आपने टेबल है साफ कर दिया करें, आप उठा के चीज, ये बड़ी माइनर सी चीजें होती है, तो वो ये कहते हैं कि ये मेरा काम नहीं है। ये डिनाइल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है जब आप उस चीज को ये भी ना सोचे कि ये मेरा काम है। लेकिन ऐसे लोग क्या तस्वर करते हैं डॉक्टर वजाहत के, कोई जिन्नात हमने पाले हुए हैं, वो खुद ब खुद ही बर्तन सिमट जाते हैं, उनके जहन में भी तो होगा ना कि कोई तो उनके पीछे काम कर रहा है। दो बातें हैं, जैसा कल्चर की आपने बात की, या तो फिर हम लोग मर्द और औरत के कामों में बांट देते हैं और या ऊपर नीचे बत्ती से औरत के हिस्से में ज्यादा काम चले जाते हैं, नहीं, और ऊंच नीच में भी पड़ जाते हैं, या ऊंच नीचे पड़ जाते हैं। जैसे कि बहुत सा तो समझे कि भाई हाँ, एक बार मैं आपको वाकई सुनाऊं, मैं एक रिहैब में हुआ करता था ऐसे 3-4 साल पहले। तो हमारे एक पेशेंट था जो कि साइकोलॉजिकली काफी डिस्टर्ब था, एडिक्ट। वो हमारे सामने दरवाजे से निकला और वो भाग गया। अच्छा, हम वहाँ नहीं थे, दूसरे एक डॉक्टर थे वहाँ बैठे हुए थे। तो रिसेप्शनिस्ट ने देखा कि आपने देखा तो था, आप रोक लेते। तो कहते ये मेरा काम नहीं है, ये तो हमारे स्टाफ का काम है। तो बड़ी हैरत हुई हम लोगों को कि बेशक ही आपका काम प्राइमरी आपकी चीज़ों में नहीं लिखा हुआ, लेकिन एहसास जिम्मेदारी भी तो कोई चीज़ होती है। अच्छा, यू नो व्हाट यू रिमाइंड मी ऑफ, मैंने साइकोलॉजी में एक चीज़ पढ़ी थी जिसको कहते हैं डाइल्यूटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर एक शख्स खड़ा है और दूसरे शख्स के साथ कोई ज़्यादती या वारदात हो रही है और आप वहाँ पे अकेले हैं, तो आप में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि मैं इसकी मदद करूँ क्योंकि यहाँ कोई नहीं है। ऑन दी अदर हैंड, अगर ऐसी ही कोई वारदात या कोई हादसा एक मजमे के गिर्द हो रहा हो तो वो डाइल्यूट हो जाती है, हर कोई ये समझता है कि दूसरे ने उठाना है। आप तभी देखिए कि अगर हमारे यहाँ ट्रैफिक का कोई हादसा होता है मिसेस खान, तो वो बेचारा अगर वहाँ पे कोई पड़ा तड़प भी रहा है तो हर कोई इस इंतजार में होता है कि तुम उठा लो, तुम क्यों नहीं आगे बढ़ते, तुम कर लो ये काम। ये तो रिसर्च भी हुई है, एक आदमी गिरा जानबूझ के और उसने ऐसा दिखाया कि मैं रोड एक्सीडेंट में हूँ और कोई भी नहीं था, एक आदमी को भेजा गया तो उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा फील की। लेकिन यही चीज उन्हें एक ब्रिज के पास कॉर्नर में बताया तो हर कोई देखता हुआ चला गया। तो यही वाली बात है कि हमारे माशरे में मिसेस खान, रिलेशनशिप्स में अक्सर जो सबसे बड़ी ग्रीवियंस होती है वो यही होती है। अक्सर ख़वातीन, बीवियाँ यही कंप्लेन करती हुई नज़र आती हैं कि इनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। क्या कहती हैं आप? देखिए, बॉयज़ हमेशा बड़े पैम्पर्ड रेज्ड होते हैं और हमेशा लड़कियों को कहा जाता है चलो भाई है ना कुछ कर लो, या फिर उनको ज़्यादा रोका टोका नहीं जाता। जैसे बच्चे हैं स्कूल से आ रहे हैं, जूते उतारे, मौजे उतारे, कपड़े भी वहीं फेंक दे, या माँ ठीक कर रही है या बहन ठीक कर रही है, उसको नहीं कहा जाते चलो टांगो अपने कपड़े, चलो अपनी जगह पे रखो, जूते में मौजे क्यों नहीं डाल के रखो, जूतों को अपनी जगह पे रखो। डे 1 से हमने उनको खुद ही स्पॉइल किया होता है। जब हमने उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी समझाई नहीं होती तो वो किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं लेना चाहते। बड़े होकर भी तो लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो है, तो और मज़ीद वो लापरवाह हो जाते हैं। औरत को चूंकि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है और कहा जाता है कि तुम रिस्पॉन्सिबल हो, घर की सफाई सुथराई, और बच्चियां तो बेटा काम करती हैं, बच्चियां तो बेटा घर को संभालती हैं, किचन भी साफ रखती हैं, घर इतराफ में भी साफ करते हैं। अगर कोई आएगा भाई को थोड़ी गंदा कहेगा, आपको और मुझको लड़कियों वाला घर भी ये तो लड़कियों वाला घर है, बहनें भी हैं, माँ भी है, फिर क्यों है इस तरह चीजें बिखरी हुई हैं। लेकिन लड़कों को तो बेटा कोई नहीं कुछ कहेगा। तो डे 1 से वो बच्चा बचा ही जा रहा है। अब आप देखेंगी कि इस माशरे में लड़कियां इस पोजीशन पे, लड़के इधर है। वाई?
बिकॉज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो। आप क्या कहती हैं जो न्यूली मैरिड कपल्स होते हैं एंड देन दे स्टार्ट द फैमिली, वही वाली बात कि ये सिस्टम क्योंकि हमारे इर्द गिर्द इतना प्रेवलेंट है, अब वो लड़की आई, उसने ऑलरेडी उसकी यही एक्सपेक्टेशन सेट कर दी जाती है कि मियाँ ने हिल के कोई काम नहीं करना, फिर उसके बाद इनकी फैमिली स्टार्ट हो जाए तो बच्चे से रिलेटेड सारी जिम्मेदारी भी। लेकिन आजकल मैं बताऊं, सॉरी टू इंटरफेयर, आजकल बाप जो है कोई कुछ करे या ना करे बच्चे का काम जरूर कर देगा, फीडर भी बना के दे देगा, अगर वो रो रहा होगा उसको जल्दी से हैंडल भी कर लेगा, इवन पैम्पर भी बदल देगा। मैंने ये देखा है, घर का माहौल में सुकून रहना चाहिए। वो चाहते हैं कि जल्दी से आज के फादर्स जो है वो ज्यादा केयरिंग, लविंग और अटेंटिव हो गए, मैंने देखा। लेकिन जब हमारा जमाना था, हमारी अम्मी कहती थी कि चूंकि तुम्हारे फादर ने सुबह ऑफिस जाना होता था, जहाँ बच्चा रोया हम लेकर उसको दूसरे कमरे में चले जाते थे कि वो अपनी नींद पूरी कर ले। और फिर जब हमारा भी जमाना आया, वैसे आजकल थोड़ा उल्टा होता है, अब अम्मी और बेटी उसी रूम में रहता है, अब हस्बैंड खुद उठ के बाहर लाउंज में चला जाता है कि भाई मुझे थोड़ी देर सोना है, मुझे सुबह काम पे जाना है। बेचारा जो लेडीज और लड़कियां अक्सर कहती हैं कि जी उनकी जो ग्रीवियंसेस हैं, व्हेन दे से कि मेरे घर में बाकी लोग जिम्मेदारी इतनी नहीं निभाते जितनी खातून को करनी पड़ती है। आप एज अ यंग पाकिस्तानी वुमन, व्हाट डू यू थिंक, इज इट ट्रू? मेरे ख्याल से मैं ये कहूँगी कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कहते हैं क्योंकि हमारी सोसाइटी में लड़कियों की कुछ अपब्रिंगिंग इस तरह से की जाती है कि उनको ज़्यादा घरेलू कामों में कि तुम्हें करना है, तुम्हें पराए घर जाना है तो तुम्हें सारी चीज़ें आनी चाहिए, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती। कुछ चीज़ों में मेल बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कुछ चीज़ों में फ़ीमेल। जैसे अगर फाइनेंशियल मैटर्स ले लें तो उनको एक्सपेंसेस बेयर करने हैं, घर का खर्चा चलाना है, इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, रिस्क टेकर्स होते हैं। यूजुअली ख़वातीन रिस्क को अवॉइड करती हैं, रिस्क टेकर नहीं होती। कुछ चीज़ों में ख़वातीन बहुत अच्छे से डील करती हैं। लेकिन आप उनके बारे में क्या कहेंगी? कुछ फैमिलीज़ में ये भी देखा जाता है ना कि लड़के बहुत रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं और उस ख़ानदान का ये ख्याल होता है कि जब इनकी शादी की जाएगी, इन पर जिम्मेदारी पड़ेगी तो ये ऑटोमेटिकली जिम्मेदार हो जाएंगे। बहुत ही गलत रवैया है, क्योंकि जैसे आप अपनी बेटी को शुरू से कहते हैं कि आपको पराए घर जाना है, उसी तरह अगर बेटे को भी कहने लग जाएं कि तुम्हें भी एक पराई लड़की को घर में लाना है, तो क्या तुम्हारा क्या सारे वैल्यूज नोटिस कर रहे हैं डॉक्टर वजाहत कि ये लड़का बहुत ही लाउबाली है, इसने आज तक उठ के पानी का ग्लास नहीं पिया, ये कमाता है तो कंसिस्टेंटली जॉब नहीं कर रहा। ऐसे लड़कों की माएँ भी ख्वाहिशमंद होती हैं कि चांद जैसी दुल्हन आ जाए और उसको ला के फिर बेचारी को गिरैन लगाना होता है। अरे लोग तो बीमारी और नशे के जो अमराज की जो लोग हैं उनको इलाज में डालने के बजाय कहते हैं कि शादी करा तो नशा छोड़ देगा। ये तो आप इस लेवल पे हमारा ये एक बहुत ही अहम पॉइंट है डॉक्टर वजाहत। आई वांट टू टेक इट अप विद यू। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और वापस आएंगे कि ये क्यों खाम ख्याली है कि जो सबसे इर्रिस्पॉन्सिबल शख्स है उसकी तमाम तर इर्रिस्पॉन्सिबिलिटी का इलाज शादी को बनाकर पेश किया जाता है। इस पे बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम। क्या आपके इर्द गिर्द भी कोई ऐसा नौजवान लड़का है जो अपनी जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं लेता, अपने कपड़े नहीं उठाता, बिस्तर नहीं बनाता, क्या कमाता है हमें नहीं पता क्योंकि टिककर काम ही नहीं करता, तो फिर उसके बारे में कहा जाता है इसको जिम्मेदार करने के लिए इसकी शादी कर लो। कितना आसान तरीका है ये। डॉक्टर वजाहत, क्यों करते हैं ये हम किसी के साथ जाती? उनको ये लगता है कि शायद कोई लड़की आएगी उसकी मोहब्बत में या उसके प्रेशर में आके कुछ ना कुछ ठीक करेगा, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जो शख्स को आप 20 साल 25 साल में एक अच्छी तरह ब्रॉटअप नहीं दे सके, 1-2 महीने में वो क्या ऐसा चेंज लेकर आ जाएगा कि सारी की सारी काया ही पलट देगा। आपसे मैं कह रहा था कि लोग बहुत डिनाइल में होते हैं, लोग ऐसी सी बातें करते हैं। आप कभी क्लिनिक आके बैठे तो हैरत करेंगे कि वो काम नहीं करता, वो रूटीन में नहीं है और वो कहते हैं शादी करेगा तो 3 महीने 4 महीने में सब सेटिंग हो जाएगी। अच्छा, जब शादी नहीं होती, जब शादी हो जाती है तो फिर कहते हैं बच्चा होगा तो फिर तो सही हो ही जाएगा। मतलब ये कोई डिग्री थोड़ी है कि बच्चा हुआ तो डिप्लोमा हो गया, शादी की तो आपने मास्टर्स कर लिया, तो कौन सा निसाब पड़ रहा है ये जरा हमें भी बता दें। अच्छा, थोड़ी सी बात इधर मैं और ऐड करूं। नहीं, आप ज्यादा सी कर दें। देखिए, अब ये होता है कि ये जब ऐसा सिनेरियो चल रहा होता है ना कि शादी हो गई तो वो बच्चा सही नहीं हो रहा होता,
फिर कहते हैं अच्छा अभी तो शादी हुई ना, अब बच्चे 1-2 हो जाएंगे तब रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। उसी में 2-3 औरतें बच्चे पैदा करके और फिर मेरे पास आती हैं, मिसेस खान डिवोर्स ले ली, क्यों ले ली भाई, यूं था यूं था यूं था, फिर तुमने बच्चे क्यों पैदा किए। अच्छा इसको और रिवर्स करते हैं मिसेस खान, कई दफा वो आजकल सोच रहे थे कि बच्चों के बाद सही हो नहीं नहीं, आजकल तो पसंद की शादियां बहुत ज़्यादा होती है ना, तो वजाहत ये बताइए कि पसंदीदगी और उस अंडरस्टैंडिंग के ही टाइम में अक्सर लड़कियां ये भांप जाती हैं, जैसे आपको पता है कि गर्लफ्रेंड तो होगी लेकिन हो सकता है उसके पास जॉब ना हो, एंड स्टिल शी इज़ इंसिस्टिंग टू गेट मैरिड टू द सेम पर्सन। उस वक्त उन लड़कियों को आप क्या मशवरा देंगे कि भाई ये तो कहीं से भी जिम्मेदार शख्स नहीं लग रहा, व्हाई डू यू वांट टू स्पेंड योर लाइफ विद देम? आई थिंक वहाँ पे वो लोग जो है ना एक विविड स्टोरी बना के रखती हैं। ऐसी प्री मैरिटल काउंसलिंग में लोग आते हैं हमारे पास, तो बड़ी विविड स्टोरी होती है जो लड़का बता चुका होता है, तुम फिक्र ना करो, मेरे पर बहुत ये चीजें तो कंफर्म हैं। हाँ। और फिर थोड़ी सी मोहब्बत भी होती है। हमारे पाकिस्तान की लड़कियां जब किसी के साथ इन्वॉल्व होती हैं ना तो वो फिर होती हैं। हाँ। उनको एक वफादारी भी नजर आती है, डिपेंडेंट भी हो जाती हैं। नहीं, मैं यहाँ पे जो बात करना चाहती थी ना, जहरा के पास लेके जाती हूँ। जहरा, कई लड़कियाँ बिगड़े हुए शहजादों को एज अ प्रोजेक्ट भी लेती हैं कि देखा मैं जब आऊंगी ना इसकी जिंदगी में तो काया पलट जाएगी और मेरी बड़ी कदर होगी, ससुराल वाले भी कहेंगे देखो बिल्कुल सही कर दिया, पहले शेव नहीं करता था, पहले कितने गंदे हुलिये में रहता था, अच्छा रहने लगा। और ये प्रोजेक्ट क्यों लेती हैं लड़कियां? लड़कियों को इस किस्म के ना लड़के पसंद होते हैं जो बिगड़े हुए हैं और जो सीधे सादे या शरीफ अच्छे लड़के होते हैं वो नहीं पसंद आ रहे होते, तो वो उनका एक है बीइंग अ गर्ल, मैं भी कभी कभार बैड बॉयज पसंद होते है, ये बस उनको एक चैलेंज लगता है कि उनको जो बेचारा अच्छा शरीफ साफ सुथरा सा चार्टर्ड अकाउंटेंट है या इंजीनियर है वो बड़ा मासूम। मिसेस खान आपके पास भी तो केसेस आते होंगे ना ऐसे? 2-4 लड़के अभी भी हैं जो बेचारे बड़ी अच्छी लड़की करना चाहते हैं, बड़े मासूम से बड़े अच्छे लड़के, लेकिन वो उनको पसंद क्यों होती है। और आपने ये भी देखा होगा कि जो लड़कियां उनको रिजेक्ट करती हैं उनकी अपनी चॉइस होती है कि आप कहती हैं इसमें क्या देखा भाई तुमने? नहीं, उसका रंग जरा सांवला है लड़के का, बट ही इज एन इंजीनियर इन सऊदी अरेबिया, जिसको करना मुझे बताए, वो इतना प्यारा लड़का है, वो आता बेचारा 10-12 दिन के लिए, ही इज इन अ रश, वहाँ इतनी छुट्टियां नहीं मिलती, ही इज एन एक्सेलेंट बॉय, और उसको जरा मोटा भी है, और मैं कहती हूँ लड़का बता रही है जरा सांवला भी है जरा मोटा भी है। देखो लड़की जाएगी जंक फूड छुड़वा देगी, इतना ये आपने वही बात की जो आज मेरा टॉपिक है, यानी वो अपने आप को सही इस तरह नहीं करेगा, उसके लिए कोई चाहिए उसको तो वो करे। उसको नहीं, लड़की नहीं चाहिए, उसको घर बना के, घर में कोई खाना बना के देगा तो खाएगा ना, बेचारा ऑफिस जाएगा घर से आएगा तो वो कुछ लेता हुआ आएगा ना। जो शख्स अपने आप को रखना चाहता है बल्कि उसके पास तो ज्यादा इंसेंटिव है। हमारे यहाँ तो जो लोग बेचारे घर की निहारी और बिरयानी खा रहे होते हैं कहते हैं बीवी बनाती है तब तो मैंने मोटा होना है। आप तो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ले रहे हैं, आपने अपना ध्यान रखना है और किसी और का नहीं रखना। नहीं, उधर ऑयल्स और आप खा रहे हैं जंक फूड तो आप मोटे होंगे ना। जब बीवी बना के देगी आपको एक अच्छा हेल्थी फूड तो आपका जिस्म खुद ब खुद ही यहाँ पे देखिए खाने की बात नहीं हो रही डॉक्टर वजाहत, ये तो वही आ गई ना, लड़की आएगी तो जिंदगी में बाहर और टेक्निकलर आ जाएंगे। ये तो बड़ा जबरदस्त तगड़ा एक्सक्यूज है कि मैं इसलिए मोटा हूँ कि मेरे घर में खाना नहीं बनता, अब इससे रिश्ता सही नहीं मिल रहा उसको। और फिर मेरे एक्सेलेंट बॉय डॉक्टर वजाहत उसके पास हैं भी सिर्फ 10 दिन में आप उसको परख लें और शादी कर लें। वेरी गुड, आप ऐसा रिस्क कभी नहीं लेंगे जिंदगी, क्योंकि सबसे पहले जो इंसान अपना ख्याल ठीक से नहीं रख सकता और वो डिपेंड कर रहा है कि कोई और आएगी और घर में जब खाना बनाएगी या उसकी इंस्ट्रक्शन। लेकिन आई एम सॉरी, मैं तो आज डेविल्स एडवोकेट प्ले करने वाली हूँ ना। जरा मुझे ये बताएं, यही बात जब हम उल्टी करते हैं तो लोग कहते हैं कि जी ये तो बॉडी शेमिंग हो गई। हम अगर लड़की के बारे में ये कहें कि ये इसलिए रिजेक्ट हो रही क्योंकि ये मोटी है और देखो अपना ख्याल नहीं रखती, तो हम फिर कहेंगे कि भाई ये तो आपने उसको जज कर दिया, उसकी सीरत भी तो देखो, उसकी बाकी क्वालिटीज भी देखो। मैं इसको थोड़ा सा वो करती हूँ क्योंकि हर इंसान की एक अपीयरेंस होती है और हर इंसान एक दूसरे को नहीं जानता, और अरेंज मैरिजेस में सबसे पहले जो चीज़ काउंट करती है वो लुक ही काउंट करता है, सीरत और ये सारी चीज़ें बाद में आती हैं। तो लड़कियों को भी अपने आप को मेंटेन रखना चाहिए। हो जाता है मोटापा, आजकल ग़िज़ा ऐसी है, तो हेल्दी लाइफस्टाइल आप फॉलो करें, आप अपने आप को कम कर सकते हैं। सो इन अदर वर्ड्स आप ये कह रही हैं कि अगर लोग आपको ज़ाहिरी अंदाज में ऐसे जज करते हैं कि भाई आपका हुलिया, आपकी जिसामत, अगर तो हुलिया भी आपने बहुत अनटाइडी रखा हुआ है। आई नो ऑफ कॉलेजेस, मैं पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं
ग्रेजुएट्स हैं और जब वो नौकरी पे पहुंच रहे हैं उनके जूते मैच नहीं कर रहे, मोज़े अजीब से पहने हुए, कपड़ों की इस्त्री नहीं की हुई, ये सब आपकी गैर जिम्मेदारी को शो करता है। जब आप अपनी जिम्मेदारी नहीं ले रहे कि मैं कैसा प्रेजेंटेबल लग रहा हूँ, तो ये खतरे की घंटी है या नहीं? आपको पता है फेलियर्स जो है ना वो बड़े हिडन फॉर्म में लाइफ में आते हैं। डायरेक्ट आप मुंह के बल नहीं गिरते, आप हल्की हल्की गिरते जाते हैं और आपको पता नहीं चलता। और हमारा दिमाग चूंकि बड़ा ही शॉक एब्जॉर्बर है, वो कभी आपकी गलती आपको दिखाता भी नहीं है, आपको डिफेंस मैकेनिज्म स्टार्ट करा देता है। वो मैं इसलिए फेल हो रहा हूँ आजकल क्योंकि ये हो रहा है, हाँ मैं इसलिए मेरी जॉब में मसले आ रहे हैं क्योंकि ये हो रहा है। अब जब हम उसके अंडर द टेबल जाते हैं ना तो पता चलता है कि 80% तुम्हारे अपनी गलतियां हैं। मसलन ये कि रात की नींद पूरी नहीं करते, रात को कपड़े, अभी छोटे छोटे एहसास जिम्मेदारी जो ग्राउंड रियलिटी है, रात को कपड़े निकालने की बजाय सुबह 20 मिनट पहले मुंह खोल के और अलमारी खोलते हैं क्या पहनना है, या एग्जाम या प्रेजेंटेशन से पहले देख लो। हाँ। कोई एग्जामिनेशन कोई असाइनमेंट आपको लास्ट आवर नहीं मिलता, आपको अच्छा खासा वक्त दिया जाता है कि 2 महीने में कर लेना। हम सारे lastminute.com है और हमें एहसास ही नहीं होता। वी स्टार्ट फीलिंग समथिंग कि हम सही करके आ गए। हाँ। और हम सारी रात सोते नहीं हैं, ये बात सारी रात इसमें लगे रहते हैं जनाब। दूसरा शॉर्टकट्स एंड जुगाड़, यानी हमें जब तक ये लगता रहेगा कि भाई देखा करना था लेकिन मेरा बहाना कितना अच्छा था, काम कर गया और मुझे एस्केप दे दिया, दैट लेट्स यू इवेड रिस्पॉन्सिबिलिटी मोर। आहिस्ता आहिस्ता आपने डॉज करना सीख लिया तो आप जिम्मेदारी के साथ डॉज बॉल खेल रहे हैं। बिल्कुल। तो ये मिसेस खान, ये जो अगर कोई शख्स इस तरह हो कि वो जिम्मेदारी के साथ डॉज बॉल खेल रहा है, उसको जिम्मेदार कैसे बनाया जाए? ये तो बहुत मुश्किल काम है। देखो सबसे पहले तो ये रातों को ना मदर्स को चाहिए ये जो मोबाइल गैजेट्स है ना इनको छुपा दे, लड़कियों के भी लड़कों के भी। हाँ। क्योंकि ये आपका टाइम जो है ना ये किल कर रहे हैं, ये आपका टाइम जो है ना वेस्ट कर रहे हैं। अब आप यू आर गुड फॉर नथिंग बिकॉज ऑफ द मोबाइल। दैट इज एन इम्पोर्टेंट पॉइंट। और मिसेस खान ने तो आज जबरदस्त एडवाइस सारी अम्मियों को लाइसेंस दे दिया। सबके मोबाइल फोन, वैसे हमारे साथ ये हो भी चुका है। रिमेंबर हम छोटे थे यानी टीनेज में थे तो सेल फोन नए नए आए थे। आई यूज्ड टू हैव अ सेल फोन और अम्मी बकायदा वो हमारे टेलीविजन के रिमोट्स और ये सब चीजें एक जगह बंद करके अब कहती थी अब ये सोने का वक्त है, ओवल्टिन पियो और सो जाओ। एक ब्रेक, वी आर गोइंग टू कम बैक एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मोर रिस्पांसिबिलिटीज। वेलकम बैक। बद से बदनाम बुरा, मुझे अक्सर ये आप लोगों के मैसेजेस मिलते रहते हैं, ट्विटर पे भी बात हो रही है कि ख़वातीन को आप हमेशा सॉफ्ट साइड देती हैं, मर्द हजरात की क्लास होती रहती है। तो ज़रा गैर ज़िम्मेदारी का ये जो आज हमारा मौजू है ये सिर्फ़ और सिर्फ मर्द हजरात इफ़ेक्ट नहीं होते इससे, यानी वही गैर ज़िम्मेदार नहीं है, ख़वातीन भी गैर ज़िम्मेदारी का सबूत देती हैं। इनफैक्ट अगर ख़ातून गैर ज़िम्मेदार हो जाए तो उसके ज़्यादा ख़तरनाक नताइज होते हैं आपके बच्चों की तरबियत पे, आपके घर के पूरे निज़ाम पे, यानी किस तरह घर चल रहा है, सफाई है नहीं है, किचन कैसे मैनेज हो रहा है, बाकी चीज़ें कैसे मैनेज हो रही हैं। तो ज़रा लड़कियों की गैर जिम्मेदारी पे भी बात कर लेते हैं। डॉक्टर वजाहत, आपके पास कभी कोई अम्मी आई हैं और ये कहने के लिए कि मेरी बेटी बड़ी इर्रिस्पॉन्सिबल है? मुझे बड़ी सारी शक्लें याद आ गई हैं। ज़्यादा हाँ। ये वैसे सवाल जो है ना अक्सर मैं करती हूँ, कोई फिल्म की कास्ट आती है ना तो उसके डायरेक्टर से करती हूँ, मुझे बताएं आपके क्या हुआ? हाँ, क्या कौन गैर जिम्मेदार था ज़्यादा? सही बात। आजकल जरा जो ना एक कूल लुक, सो कॉल कूल लुक बनाने के चक्कर में लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं लेते बल्कि कुछ इंग्लिश के वर्ड सीख लिए। आई डोंट केयर, इट्स नॉट माय जॉब, दैट्स नॉट माय कप ऑफ टी। ठीक है, और वो बकायदा उसी की कप ऑफ टी होती है। लेकिन वो इतने कॉन्फिडेंस से, आपकी कप ऑफ टी नहीं आपकी केतली होती है। हाँ, तो आप मांझे में और रखे हुए जिंदगी भर आपने वो चाय इस्तेमाल करनी है। हाँ, अब फैमिली बड़ी टूटी फूटी सी होती है। लाइक अब जब बच्चों से बात करें तो बच्चे कहते हैं तो हमारा काम है ही नहीं, ये तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये तो इसकी है। लेकिन ये चेंज कैसा है? लाइक मिसेस खान, एवरीबडी, ये सवाल सबके लिए है कि हमारी अम्मियाँ, हम अगर कोई अनप्लैंड आउटिंग कभी कहते थे बचपन में तो अम्मी कहती थी नहीं भाई बहुत काम है, तुम लोगों ने काम ख़त्म करने हैं, फिर यानी सुबह दूध वाले ने आना है, शाम ने मेड ने आना है, वो सब हमें गिनवा देती थी। आजकल भी यही जिम्मेदारियाँ हैं एक हाउस वाइफ के ऊपर, बट हाउस वाइफ्स आर नॉट एज रिस्पॉन्सिबल। इसकी क्या वजह है? बहुत सी वजूहात हैं कि हम लोगों ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना ही छोड़ दी, एक्सेप्ट ही नहीं करते। हाँ,
उस वक्त देखें ना, आपकी मदर्स भी स्ट्रिक्ट होती थी, आपकी मदर लॉज भी स्ट्रिक्ट होती थी, आपके सर्टेन वैल्यूज़ होती थी जो हर एक को पता था कि हमने फॉलो करनी है। अगर नहीं करेंगे तो हम बुरे कहलाएंगे, बल्कि बदनाम से बदनाम। वो स्टेट ऑफ रेफरेंस होता था डॉक्टर वजाहत के ने। पहले एक खातून खाना के कामयाब होने की निशानी ये थी कि उसका घर कितना चल रहा है, कितना साफ है। आज हम कहते हैं कि एक कामयाब बीवी वो है जिसके 3 बच्चे हैं लेकिन लगता ही नहीं कि ये उसके बच्चे, वो इतनी वेल ग्रूम्ड रहती है, स्मार्ट है, वो इतनी। अब हमारे कामयाबी की जिम्मेदारी। अच्छा पॉइंट है और ये बड़ा प्रैक्टिकल पॉइंट है, सही बात है। अपना टाइम जो है वो किल क्या कर रही है, जिम्स में, पार्लर्स में, अपनी ब्यूटी में, अपने आप को, क्योंकि हमें कहा जा रहा है कि हमारी प्राइमरी रिस्पांसिबिलिटी इज टू लुक गुड एंड लुक 10 इयर्स यंगर देन आवर एज। बात बताओ ना, अगर ये बात कहती है तो हम भी अपनी जवानी में इस चीज पर थे। हम इस 70 साल की उम्र में भी हम आई वांट टू लुक ब्यूटीफुल, आई टेल यू, व्हिच इज योर राइट, देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। बिसाइड्स दैट हमारे अंदर, लेकिन ऑब्सेशन नहीं था आप लोगों का। लेकिन हमारे अंदर दिमाग में ड्रिल कुछ और बातें हमारे माँ बाप ने उस जमाने की हुई थी जो कि हमें लेकर अब तक चल रही हैं, जिससे हम अपने बच्चों को हमने स्ट्रेंथन किया। थोड़ा आज की खवातीन को डिफेंड करने का जिम्मा ज़हरा को दे देते। ज़हरा, इज दिस ट्रू, यू फील के आजकल जो हम कहते हैं ना प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी वेलबींग, अपनी खुशी को देखना है, इसने हमें सेल्फिश बनाया और दूसरों की तरफ हम जिम्मेदारी नहीं लेते? हाँ बिल्कुल ऐसा है। और ख़ास तौर पे कुछ हमारा एलीट क्लास की मैं बात करूँ, वहाँ पर तो ख़ास तौर पे ये बोला जाता है कि बेटी की शादी हो रही हो कि भाई हमारी बेटी को अगर तुमसे पूछे कोई तो तुम्हें कुछ बनाना नहीं आता, तुम कुछ नहीं करोगी। तो वो भी जो माएँ इस तरह का कहती हैं वो भी बहुत वेल टू डू लोग होते हैं। यानी एक होता है ना कि अगर आपके यहाँ किसी भी जिम्मेदारी को लेके ज़रा सी भी तू मैं हुई कि जी गाड़ी नहीं मिल रही थी या घर नहीं अच्छा, तो वेल टू डू लोग क्या करते हैं, तीसरी दफ़ा ज़रा सी चिक ये तुम्हारी गाड़ी है, तुम्हारा घर है। तो अब आपकी और वो जो एक कंबाइंड शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, आपने मज़ीद उसको डाइल्यूट कर दिया। डॉक्टर वजाहत, हर चीज़ लर्निंग समझने सिस्टम से गुजरती है और जब हम किसी के साथ रहना शुरू कर दे तो सबसे पहली तकलीफ पे ही आते हैं। और वहाँ पे अगर हमारी फैमिली मेम्बर्स कुछ हमें अच्छी बातें बताएं, कुछ टिप्स बताएं कि किस तरीके से हमने एडजस्ट करना है, तो हमें सब आ जाता है। हम कोई ऐसे नहीं है कि हम बड़े फ्लेक्सिबल होते हैं इंसान, लेकिन जब आपको इनेबलिंग मिलने लगती है ना उल्टी बात, तो फिर आप उस डायरेक्शन में निकल जाते हैं। आप उसको एडजस्ट करने वाले पॉइंट की बजाय आप कहते हैं कि ठीक है अब तो मुझे एज मिली हुई है, और वो बस एक बैग हर वक्त तैयार रखा हुआ होता है घर के अंदर कि जहाँ फड्डा होता है, मैंने वो खास पर्पल कलर का बैग आजकल बड़ा फैशन में वो निकल जाती है, ट्रॉली, हैंडबैग ट्रॉली जो होती है। और उस पे भी सोने पे सुहागा ये है कि जब वो फ्रेंड्स को बताती है तो वो भी उस पे उसको तमगा फैलाते हैं, सब थम्स अप देते हैं। दैट्स द लाइफ, यस, बता दो कि ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हारे अपने राइट्स हैं। और ये भाई तुमने अदर साइड ऑफ स्टोरी पता किया तुमने। यहाँ पे जो है ना हमारी मेच्योरिटी फिर मान पड़ जाती है। बड़े लोग अच्छा वैसे ताली दोनों हाथों से बचे डॉक्टर, वही तो मैं कह रहा हूँ, दूसरी साइड से भी पूछना चाहिए हमें। हाँ, इसी सिचुएशन को अगर आप देखिए कि कोई अगर यंग वाइफ की ग्रीवियंस है, वो आके अपनी मदर इन लॉ से या अपने इन लॉ से ये डिस्कस करती है कि भाई ये जिम्मेदारी नहीं लेते, तो उसकी ये उम्मीद होती है कि कोई उसको लेक्चर दे, कोई ऊपर से आके मेंटोरिंग उसकी करे। लेकिन वहाँ पे भी जवाब ये बताया वो तो हस्बैंड है तुम्हारा, उसकी एक तो तुमने शिकायत कर दी, ये तो तुम्हारी और बुराई है। इट मेक्स थिंग्स वर्स। नो, आई टेल यू वन थिंग, एक जो सेंसिबल बीवी होगी ना, वो ये चाहेगी मैं इसको किसी तरीके से मोटिवेट करूं। मैं इसे देखिए, मर्द ने भी औरत को चेंज करना है और औरत ने भी मर्द को चेंज करना है। आप दोनों ने मिलकर चलना। आप उसकी सुने कुछ और उसकी भी सुने और अपनी भी सुनाए। ये आप लोगों ने जो एक बनाया होता है ना दिमाग में पहले से कि इस तरह का होगा, उस तरह का होगा, दिमाग में अपने आइडियल्स बनाए होते हैं। आइडियल्स तो आपने जाकर तराशने होते हैं, आपने तो जाकर खुद आइडियल अपना बनाना होता है। आइडियल तो कोई नहीं है। a perfect note. I think this is a brilliant note to end this discussion today. आइडियल वाइफ मुझे चाहिए ऐसी वैसी, तो आप उसको उस तरह तराश लेना। नहीं, और दूसरी चीज ये कि जहाँ अब आप मेरे मियाँ में नहीं, जो मुझे तराशा मैं आज हूँ, and it is an ongoing evolving project. टीवी पे जाकर बोलो तो मैं बोल रही हूँ। अगर उसने मुझसे सख्ती की होती, तुम नहीं जाओगी, तुम ऐसी, तो मैं कावड़ बनी हुई होती। मुझमें कॉन्फिडेंस नहीं होता। दिस इज माय हस्बैंड हु गेव मी कॉन्फिडेंस। आई एम सिटिंग हियर। आई लव द फैक्ट मिसेस खान जो अभी आपने बात की कि ये एक एवोल्यूशन का प्रोसेस है। कभी हम किसी को आइडियल समझ के कि भाई ये गैर जिम्मेदार है या ये जिम्मेदार है, जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जैसे आज बताया जा रहा है वक्त खत्म हो गया। थैंक यू सो मच डॉक्टर वजाहत। बल्कि मैं कहूँगी कि मेरी बेटी के इन लॉज में बहुत बोला जाता है तुम्हारी माँ टीवी पे आती है,
तो मेरा भैया कहता कोई बात नहीं, मुझे तो कोई एतराज नहीं, इफ यू वांट टू गो यू कैन गो, यू एवरी राइट टू गो। मिसेस खान ज़हरा एंड डॉक्टर वजाहत फॉर बीइंग हियर। देखिए जी, जिम्मेदारी हर इंसान को अपनी लेनी पड़ती है। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं नाना के सामने अगर कोई कहता था टेक केयर, या उनको जाते जाते हम ये कह के जाते थे नाना बट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, तो हमें बड़ा डांटते थे, कहते थे दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं है जो अपनी केयर नहीं करता। बात वहाँ पे आती है, और ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी जो हम बात कर रहे हैं कि आप दूसरों की कितनी केयर करते हैं, और सिर्फ ज़बानी कलामी लफ्ज़ी करते हैं या आपके एक्शंस भी ये शो करते हैं। आप अपने रवैये से, अपने अच्छे बिहेवियर से दूसरों का रवैया, दूसरों के अंदर ये एहसास को बेदार कर सकते हैं, उनका रवैया तब्दील कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए चाहिए थोड़ा सा पेशेंस। इसी के साथ आज का प्रोग्राम होता है ख़त्म। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। कमेंट्स और फीडबैक मुझे ज़रूर भेजिएगा ऑन ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक, व्हिचएवर यू वुड लाइक टू। अंटिल देन टेक गुड केयर। अल्लाह हाफ़िज़।